फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर से जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, यानी उस चैप्टर से बोर्ड में जिस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सीबीएसई 2023 में भी उससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम वही इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करने से पहले हम लोग पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक जल्दी से कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग सीधा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है डबल सॉल्ट का, ये आपको सबको पता है कि एलम का फॉर्मूला लिखा हुआ है K2SO4 का होल राइज .24H2O। तो डबल सॉल्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि K2SO4 अपने आप में एक सॉल्ट है, Al2SO4 का होल राइज भी सॉल्ट है, सॉल्ट से कंबाइंड होके बना है, इसलिए इसको आप डबल सॉल्ट कह रहे हो। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी जिससे बना होता है मिलकर एक कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर, जो इस चैप्टर का ही पूरा थीम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और दोनों में जो खास डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है, वो क्या होता है कि जो आपका डबल सॉल्ट है वो आपका जैसे बनाया गया है आप उसको एज इट इज़ वापस से उसी स्टेट में चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इसको ब्रेक करना चाहो तो K2SO4 अलग हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस अलग हो जाएगा, 24H2O अलग हो जाएगा, और इसके बाद में भी जो K2SO4 है वो अगेन K+SO4 माइनस में टूट जाएगा, Al2SO4 भी अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के साथ ऐसा नहीं है, अगर ये अब टूटा तो सिर्फ ये ऐसे ही टूट सकता है कि 4K+ अलग हुआ और साथ में FeCN का होल 6 और ब्रैकेट के ऊपर ही आएगा माइनस का 4 चार्ज, इसलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यानी इसमें जो एलिमेंट या एटम आयंस जो ऐड हुए हैं वो अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको लॉस कर देते हैं, वो दोबारा उसी फॉर्म में चेंज नहीं हो सकते जैसे वो बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इसमें देखें इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे ये एग्जांपल लिया हुआ है हमने, ये जो आपका हाईलाइटेड ग्रीन कलर से दिख रहा है, तो NiCO का होल 4, NiCO होल 4, ठीक, कार्बोनिल ग्रुप लगाया हुआ है एज अ लिगेंड। तो यहाँ पर जो ये ब्रैकेट होता है इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। इसके बाद जो भी मेटल इसमें यूज़ हुआ होता है जनरली वो D ब्लॉक का होता है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, शॉर्ट में CMI बोल देते हैं, और सेंट्रल एटम भी बोला जाता है। इसके अलावा लिगेंड से जो भी और कंपाउंड जुड़े होते हैं जो उनके साथ में मिलकर बेसिकली बॉन्ड बनाए होते हैं उनको आप कहते हो सेंट्रल एटम से जुड़े हो उनको आप कहते हो लिगेंड। तो ये होगा इंपॉर्टेंट टर्म, ये रहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके बाद ये सेंट्रल एटम सेंट्रल मेटल आयन, इसके अलावा ये हमारा लिगेंड है, और ये आपका कंप्लीट। लिगेंड में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि लिगेंड हमारे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका यूनिडेंटेट, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डोनर एटम एक होगा, जैसे NH3 अपने आप में एक लिगेंड है और एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, H2O CN, इस तरीके से। डाइडेंटेट वो होता है जैसे कि लिगेंड तो एक है बस इसमें डोनर एटम 2 प्रेजेंट है, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें यहाँ NH2 लगा, यहाँ NH2 लगा, यानी ये भी इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन ऑल्सो। तो यहाँ पे डोनर एटम हमारे 2 हो गए, तो इसको डाइडेंटेट बोल रहा है। पॉलीडेंटेट यानी सिंपल सी बात है 2 से ज़्यादा हो जाए, जैसे ये जो फॉर्मूला बना है इसमें देखिए एसीटेट आपके 4 लगे हुए हैं, तो यानी यहाँ पे 4 हमारे पास डोनर एटम है, इसलिए वो इसको पॉलीडेंटेट बोल रहे हैं इसके आगे अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए इस वाली वीडियो में हम लोग इसका जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो IUPAC और आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस और थ्योरीज पे बात कर रहे हैं सॉरी। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, तो ये देखिए ये आपका ना 2023 में बेसिकली CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड दिया हुआ था और इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था। अब हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इसी के थ्रू आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। जैसे NiCl4 है, तो हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है वो हमेशा सेंट्रल एटम की निकलती है, एलिमेंट मेटल की निकलती है। तो जैसे हम निकालते थे, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में 11th क्लास में भी सीखा था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अगर Ni की निकालें तो Ni जिसकी निकालनी होती है उसको X लेट कर लेते हैं। इसके अलावा Cl का आपको पता है -1 होती है, -1 × 4 कराया इक्वल्स टू -2 रखा, तो यहाँ पर जो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 आ गई। इसी तरीके से आप कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड ले लेंगे तो आप उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैन बी फॉर्म की 2-3 टाइप के कंपाउंड पूछे हैं और पूछ दिया जाए कि इसमें किस सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +3 थी और +2, तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक, इसके लिए आपको बेसिक्स जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं उनके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद
जैसे आप जानते हैं कि जो निकिल है वो हमारा उसका एटॉमिक नंबर होता है 28। कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो 3d8 4s2 हो गया, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि +2 है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हमारे डोनेट हो जाएंगे, तो 3d8 बचा। 3d8 को अगर हम फिलअप करेंगे 3d ऑर्बिटल में तो इस तरीके का कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू हुंस लॉ पहले सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद डबलिंग पेयरिंग की जाती है। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। अब हमारे पास एक मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू =√n+2। n होता है बेसिकली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि यहाँ पे 2 हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमने वैल्यू पुट करी √8 जो कि आ गया 2.82 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो ये शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2023 में जो आया था, या शायद सॉल्व करने के लिए आया था, 1 मार्कर होगा, कि आपसे इसमें सीधा मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया था। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोगों ने एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया और ये भी देख लिया हुंस लॉ के थ्रू कैसे फिलअप होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, जैसे कि उन्होंने कहा था कि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझने का प्रैक्टिस करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड में आते हैं, ताकि अगर इस साल आपको क्वेश्चन मिले तो आप इजीली हैंडल कर लो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन था, ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन का तो हम नहीं कहेंगे, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, बट पूछा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि इनमें से 3d6 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 3d6 इन दी सेंस लास्ट का। तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए थे। तो अब अगर Ni+3 को देखेंगे तो आपने अभी देखा Ni+2 में 4s 0 हो गया था, तो Ni+3 में आपके पास 3d7 बचेगा। CO+3 में अगर आएंगे तो 27 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसी में 2 उधर से निकलेंगे तो 3d6 बचेगा। Mn+2 आपका 3d5 क्योंकि मैंगनीज़ है तो आपका 3d5 होगा लास्ट में, और ये भी 3d इसमें हो जाएगा 3d4। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? कोबाल्ट +3 आयन। तो ऐसा क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं कि आप तुरंत इनको सॉल्व कर सकते हैं। डी ब्लॉक का था बट थोड़ा सा मैच कर रहा था सेंट्रल एटम से, तो हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चंस देखने से पहले जो बोर्ड में हमारे आए हैं, आपको कुछ पता होना चाहिए। जैसे आपको लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या होते हैं कि जो लीगेंड है उनकी स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर होता है कि कौन सा लीगेंड हमारा वीक होगा, कौन सा हमारा स्ट्रांग होगा। तो अगर इसमें आपको ज़्यादा नहीं याद रहता है तो भी जैसे आप दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपको आयोडीन -Br- मिला, Cl- मिला, F- मिला, यानी जनरली जो आपके हेलोजेंस होते हैं ना, जो नेगेटिव आयन, वो वीक लीगेंड ही होते हैं। इसके अलावा आप कुछ स्ट्रॉन्ग ध्यान रख लीजिए, अगर पूरा सीक्वेंस नहीं याद रख सकते क्योंकि अब पेपर में ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया। जैसे कार्बोनिल आपका सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर Cn- EnNH3, इस तरीके से आपका काम चल सकता है। बट अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन सारे टैकल करने हैं तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग 2 थ्योरीज बेसिकली, वो भी क्वेश्चंस को ही लेकर हम डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन आया था उसमें बोला था कि लास्ट ईयर का, ईयर 2023 का, कि FeCN का होल 6-3 इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाइल F6 का होल -3 इट इज़ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यानी दोनों में ही Fe ही मेटल यूज़ हुआ है एज अ सेंट्रल एटम, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। बट क्वेश्चन आया था कि ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों होता है और ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों होता है। ये हमें पता चलता है VBT की हेल्प से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से। तो बेसिकली इस थ्योरी में है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो VBT जो है ना, वो ऑर्बिटल के कंबाइनिंग होकर उसके हाइब्रिडाइजेशन पे जनरली बात करती है, और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू VBT काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है। जैसे ज्योमेट्री बता देगी कॉम्प्लेक्स की, आपकी क्या ज्योमेट्री है, क्योंकि आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि जो आपकी ज्योमेट्री होती है ना, वो आपके हाइब्रिडाइजेशन पर ही डिपेंड करती है। ठीक, तो ज्योमेट्री का पता लग जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा पता लग जाता है कि जो सब्सटेंस है वो मेरा यानी जो कंपाउंड है वो मेरा पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो अभी हम लोग इसमें जल्दी से उसको डिस्कशन कर लेते हैं। VBT बेसिकली टॉक्स अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ड्यू टू विच ज्योमेट्री कैन बी इजली डिटरमाइंड। ओके, तो इसमें 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। एक होता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक होता है आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। किसको कहते हैं?
अगर आपके हाइब्रिडाइजेशन में 3D ऑर्बिटल यूज़ हो गया है तो आपका वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर आपका 3D ऑर्बिटल यूज़ नहीं हुआ है तो फिर वो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है उसी को हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, और आउटर ऑर्बिटल को ही आप हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक, अभी तो ये थ्योरी हो गया, हम लोग इसको समझते हैं। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, वही क्वेश्चन है ये भी 2023 का ही। तो FeCN का होल 6 -3 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो आपको पता है Cn -1 इंटू 6 उधर जाएगा। अगर सिंपल ऐसे कैलकुलेट करके आपको दिखा दें तो x की वैल्यू +3 आएगा दोनों ही केसेस में, यानी Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम है दोनों में, Fe+3 इधर भी Fe+3 हो गया। अब देखिए जैसे हमने देखा, अब देखो अभी हम लोगों ने पीछे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ा, उसमें पता है क्लियरली ये मेंशन था कि Cn- जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड था और जो मेरा F- है वो मेरा वीक लिगेंड है। ठीक, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो उस केस में होता क्या है कि जो 3D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है। आपको पता है 3D5 को ऐसे भरते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है तो उससे क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग होने से क्या हुआ कि जो 3D के 2 ऑर्बिटल फ्री हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाला गया तो D2sp3 आया, और इधर फ्री नहीं हो पाए क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई तो sp3d2। तो इसमें देखिए 3D ऑर्बिटल यूज़ हो गया। अगर 3D ऑर्बिटल यूज़ हो गया इसका मतलब ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन या स्पिन पेयर इसको बोलेंगे। किसकी वजह से ये कहानी पूरी हुई, तो एक लाइन में आंसर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस से पेयरिंग हुई जिसकी वजह से ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, और यहाँ पे था वीक लिगेंड जिसकी वजह से पेयरिंग नहीं हुई और ये हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहा। अब ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड होते हैं किसी कंपाउंड में तो फिर वो आपका डायामैग्नेटिक होता है। ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन कैन बी फ्रेम की कोई फॉर्मूला दिया उसमें पूछ लिया जाए कि इनमें से डायामैग्नेटिक कौन है, या बताइए डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो अगर इफ़ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन कंपाउंड शुड बी diamagnetic, and if any one unpaired electron is present then our compound is पैरामैग्नेटिक। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चार्ट इसका बना दिया ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए जल्दी से। इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है कि जो कोऑर्डिनेशन से बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं उसके थ्रू हम लोग चैप्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें, क्योंकि लास्ट में ऐसे क्वेश्चन देखो तो आपको माइंड को सारा कुछ रिकॉल हो जाता है। बाकी हमने इसमें पहले ही बताया कि IUPAC और आइसोमर्स वाला पार्ट इसमें कवर नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो उसमें 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक तो sp3 और दूसरा आपका dsp2, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर sp3 है तो ज्योमेट्री मेरी टेट्राहेड्रल हो जाएगी, और अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। इसके अलावा अगर 5 है तो sp3d होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर 6 है तो 6 में भी 2 टाइप के बनते हैं, जैसे अगर आउटर का बनेगा तो sp3d2 जैसे यहाँ पर हमने देखा, और अगर इनर का बनेगा तो d2sp3। दोनों की ज्योमेट्री सेम होती है, ऑक्टाहेड्रल। अब चलिए हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे CFT पे, ठीक। तो CFT का फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बात करती है जनरली कि आपके जो इसमें जो बॉन्डिंग होती है ना वो आयनाइज मतलब आयनिक होती है, ये आयनिक को कंसिडर करते हैं, और ये मानती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो मेरा d ऑर्बिटल होता है, जो हमारा d ऑर्बिटल होता है वो डीजनरेट हो जाता है एनर्जी में, और वो 2 पार्ट में बेसिकली स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जैसे उससे पहले एक चीज़ आपको पता होगा कि d ऑर्बिटल में मेरे 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से नेम होते हैं, dxy, dyz, dzx, फिर चौथा होता है dx² y², और फिर होता है dz², ठीक है। तो ये आपको पता है, इनके 4 सबके नाम होते हैं। dx² y² और dz² से मिलकर जो आपका एक सेट बनता है उसको हम कहते हैं EG सेट, और dxy dyz और dzx से जो सेट बनता है उसको बोलते हैं T2G सेट, ठीक है। तो ये 2 सेट्स में ब्रेक हो जाता है, 3 वाला T2G सेट और 2 वाला EG सेट। अब ये सिर्फ 2 के लिए समझना है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए वीक लिगेंड है तो 3D5 ऑर्बिटल की फिलिंग कैसे होगी। तो इसमें भी अगर वीक लिगेंड है तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे और वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे। अगर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है तो EG सेट ऊपर जाता है और T2G सेट नीचे रह जाता है। ये आपको याद रखनी है वैल्यूज़, +0.6 डेल्टा नॉट की एनर्जी, और नीचे आता है तो माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट। अगर टेट्राहेड्रल है
तो उल्टा कहानी हो जाती है, इस बार T2G सेट ऊपर जाता है और EG सेट नीचे आ जाता है, यानी DXY DYZ DZX इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और DX2Y2 और DZ2 इसकी एनर्जी कम हो जाती है। टेट्राहेड्रल के केस में T2G ऊपर एंड EG सेट नीचे, एंड ऑक्टाहेड्रल के केस में EG सेट ऊपर एंड T2G सेट नीचे। याद सिर्फ ये रखना है कि CFT बात करती है कि आयनिक टाइप बॉन्डिंग होती है, आयंस होते हैं बेसिकली, वो डीजनरेट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में। एक पार्ट बनता है DXY DYZ और DZX को कंबाइन करके, जिसको T2G सेट बोल देते हैं, और दूसरा पार्ट बनता है DX2Y2 DZ2 को कंबाइन करके, जिसको EG सेट बोल देते हैं। ये भी क्वेश्चन था 2023 में कि वीक लिगेंड के लिए पूछा था D5 का कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू CFT, तो ये आप कर देंगे और इनको ऐसे ब्रेक करके दिखा देंगे ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी लास्ट टाइम पे हेल्प हो जाए और आपको कोऑर्डिनेशन का जल्दी से रिकॉल हो जाए। और बेसिकली ऐसे नहीं आपको रिवाइज़ करना है कि बस आप रिवीजन करना है, आपने थ्योरी पढ़ ली। आपको इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि क्वेश्चंस के थ्रू आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाए, ताकि जो क्वेश्चन इसमें बताए गए वो डायरेक्टली हमने 2023 के रेफरेंस एग्जैक्टली यही क्वेश्चन थे उनका